गीतांजलि श्री मैम और इस सत्र का मॉडरेशन करेंगी डॉक्टर गरिमा तिवारी मैम। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन पूरे भारत में और अब दुनिया भर में ये मुहिम चला रहा है कि कलम के माध्यम से जो ऑथर है वो अपने प्रशंसकों से मिल सके और हम एक ऐसा मंच प्रोवाइड कर सके जिसमें दोनों जगह की बातें शेयर हो और दोनों अपने अपने विचार रख सके। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम के इस सत्र में हमारे साथ आज मौजूद है लेखिका गीतांजलि श्री। आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विजेता है। आप यह सम्मान पाने वाली हिंदी की पहली लेखिका है। आपको उपन्यास रेत समाधि के लिए आपकी अंग्रेजी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ यह पुरस्कार मिला है। गीतांजलि जी अपने खास लेखन शैली के लिए जानी जाती हैं। रेत समाधि के अलावा माई, हमारा शहर, उस बसर, तिरोहित, खाली जगह जैसे उपन्यास मौजूद हैं। अंग्रेजी साहित्य विश्व की कई भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। आप अक्सर टूर पर रहती हैं। आपको कई सम्मान और फेलोशिप मिल चुके हैं जिनमें कृष्णा बलदेव वैद पुरस्कार, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विवेद सम्मान आदि शामिल है। आप जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट, संस्कृति मंत्रालय, जर्मनी, स्कॉटलैंड और फ्रांस के राइटर रेसिडेंसी और फेलोशिप पा चुकी हैं। आप थिएटर के लिए भी लिखती हैं और विवादी नामक ग्रुप से जुड़ी हुई है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इस सत्र की मॉडरेशन कर रही हैं डॉक्टर गरिमा तिवारी। आप एहसास वुमेन बिलासपुर हैं, अभिकल फाउंडेशन की फाउंडिंग मेंबर हैं और साहित्य अनुरागी हैं। साथ ही साथ पेशे से आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और मैम, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस सत्र का स्वागत है बिलासपुर की इस पावन धरा पे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज सूत्रधार की भूमिका मुझ पर है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गीतांजलि जी और हमारे सुधी पाठकों के बीच में मैं उस सेतु का निर्वाह बहुत अच्छे से कर पाऊं और मेरी गलतियों पे क्षमा करेंगे आप सब। मैम, प्रभा खेतान फाउंडेशन ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। पहली बार ये मौका मिला है। प्रभा खेतान फाउंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा और हम लोग सब जानते हैं। और अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं इस परिवार का हिस्सा हो चुकी हूँ। पर आज की ये शाम मुझे कुछ अलग सी दिख रही है, क्योंकि पहली बार आदमी इतने ज़्यादा आए हैं इस कार्यक्रम में, साहित्य के कार्यक्रम में। मुझे लगता है ये भी मेरा भी तजुर्बा रहा है, औरों का भी रहा है कि साहित्य के कार्यक्रमों में खासकर अगर लेखिकाएं उसमें मेहमान हैं तो औरतें ही आती, स्त्रियां ही ज़्यादा आती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ये अलग किस्म की शाम है, वरना ज़्यादातर सब जगह पुरुष ही छाए रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप बताइए, इन्होंने कहा कि कोई गलतियां हो तो माफ़ कर दीजिएगा, तो मेरी भी कोई गलतियां होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा। जी, आपकी हम पहली कहानी जो बेलपत्र 1987 में हंस में प्रकाशित हुई थी और अभी आपको मई 2022 में बुकर अवार्ड मिला है। तो करीब ये 35 सालों की आपकी इस लेखकी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे लगता है आपने जो 2 पड़ाव इसमें बताए हैं जी, ये एक राह के पड़ाव नहीं है जी, कि कहानी और पुरस्कार ये एक राह में नहीं चलते हैं। पुरस्कार की दिशा कुछ अलग है, वो बल्कि एक साहित्यिक की जिंदगी में उसकी कोई ऐसी साथ साथ चलने वाली जगह होती भी नहीं है, वो कहीं और से
पहचान आ गई, बहुत अच्छा लगता है, प्रशंसा आपको मिली, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अलग कोई सड़क है और उस सड़क पे जानबूझकर ज़्यादातर साहित्यकार नहीं उतरते, कोशिश नहीं करते हैं कि हम उस तरफ चलें तो देखते हैं फिर कहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे। कहानी से आप कहानी उपन्यास जहाँ भी आप अपने लेखन के साथ ही बढ़ते हैं, तो ये दोनों को आप एक सड़क पे मत रखिए। जी, और जो आप बता रही हैं ये कहानी मेरी दूसरी कहानी थी असल में। दूसरी तो क्या, मतलब हंस में 3 कहानियां एक साथ आई थी, तो उसमें पहली एक और कहानी थी प्राइवेट लाइफ, वो आई, फिर नहीं, हाँ शायद, तो 3 कहानियां थी और बेलपत्र उसमें दूसरे अंक में छपी थी, सेकंड छपी थी। तो वहाँ से शुरू किया और शायद मैं खुश नसीब रही कि मुझे मैंने देर में शुरू किया। असल में मैं बहुत लोग जो हैं जब अपने बहुत ही तरुणाई में ही शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं उस समय लिखा। सोचती थी कि लिखूंगी, लेकिन शायद दूसरी जद्दोजहद थी कि नौकरी कैसे पाऊंगी, कौन सा करियर लेना होगा, उस सब में ज़्यादा थी। तो ये कि लिखना है कहीं ना कहीं पीछे ज़हन में था। और आखिर में शायद मैंने अपनी जो पहली कहानी थी जो नहीं छपी वो लिखी जब मैं 30 की होने जा रही थी, तो इतनी लेट मैंने वो शुरू किया। बीच में अपना छिप विप के कुछ लिखती रहती थी, पर लगी नहीं थी एक तरह से पूरी, मतलब जम के लेखन में चली गई हूँ, तब तक नहीं किया था। तो एक तो देर में शुरू किया, और जब मैंने लिखा तो काफ़ी सारी कहानियाँ, शायद इतने दिन रुकने का असर अच्छा रहा कि मेरे भीतर बहुत कुछ कुलबुला रहा था। तो बहुत सी कहानियाँ एक साथ लिख दी। तो मेरे भाई भी और मेरे पति, उन्होंने भी कहा कि इनको भेजो और घबरा के मत भेजो, जो सबसे अच्छी पत्रिकाएं हैं, जो सबसे अच्छे प्रकाशक हैं, उनके पास भेजो। तो मैंने हंस में भेजी और राजकमल के पास भेजी, और मेरी खुशनसीबी कि दोनों मान गए, दोनों ने स्वीकारा उन कहानियों को, और संकलन भी जल्दी आ गया। और कहानियाँ उस समय राजेंद्र यादव संपादन कर रहे थे, तो उन्होंने एक ख़ास परिचय देते हुए एक तरह से लॉन्च किया मेरी कहानियों को। तो शुरुआत अच्छी रही, और फिर मैं जो भी और कर रही थी, नौकरी के लिए इतिहास कर रही थी, मैंने बहुत जल्दी सोचा कि सब छोड़ो और बस लेखन में लग जाओ। जी, तो वहाँ से गीतांजलि जी इतिहास की स्टूडेंट रही हुई हैं, और उन्होंने हिंदी में अपनी कविताएं, कहानियां लिखनी शुरू करी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एज अ इतिहास की स्टूडेंट होते हुए हिंदी में इतनी अच्छी पकड़, इतनी अच्छी शैली के साथ में लिखना और बुकर अवार्ड तक जाना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो गीतांजलि जी, कृष्णा सोबती जी को आप अपना ये रेत समाधि उपन्यास डेडिकेट किए हैं, आप उन्हें गुरु मानती हैं, तो आपका उनके साथ में अनुभव कैसा रहा? कृष्णा जी, मैं उन्हें गुरु मानती हूँ, पर और भी लेखक उस पीढ़ी के और उसके पहले के, जिनको मैं बहुत अपने बिल्कुल जिनसे सीखा है मैंने, जो जिनके लेखन की मैं बहुत मुरीद हूँ, और भी लेखक हैं। कृष्णा जी से मेरा रिश्ता कोई बहुत पर्सनल तरह का नहीं था, या था, हुआ भी जब तो वो बहुत बड़ी थी और मैं बहुत छोटी। जैसे निर्मल जी से भी मेरा काफ़ी करीबी रिश्ता था, लेकिन निर्मल जी में कोई एक बात थी कि वो बिल्कुल आपके ही लेवल पर उतर आते थे। तो निर्मल जी के साथ मुझे बहुत जल्दी, बल्कि इसीलिए हम लोगों में एक तरह का अपनापा हो पाया, क्योंकि निर्मल जी बिल्कुल उम्र का कोई ख्याल नहीं रहता था कि वो कितने बड़े हैं और मैं कितनी छोटी। कृष्णा जी के साथ वो दूरी कभी नहीं मिटी, मगर बहुत स्नेह वो देती थी मुझको भी, और बहुत से
जो जवान युवक लेखक थे उनको देती थी, बहुत उन्हें इनकरेज करती थी और बहुत याद रखती थी कि कौन क्या कोशिश कर रहा है, क्या लिख रहा है। तो जब हम मिलते तो पूछती थी हमेशा कि अच्छा वो चीज़ कहाँ पहुँची, अच्छा पढ़ती थी, उसके बारे में बताती थी। तो बहुत ही बिल्कुल उस तरह की लेखक थी। अक्सर जो ये भी बात मैं कहूँगी आपसे कि बहुत बार होता है ये कि आप किसी के लेखन से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन जब आप उस शख्स से मिलते हैं तो आप जोड़ नहीं पाते दोनों को, क्योंकि वो लेखन कभी कभी उनके भीतर की कोई रिच दुनिया होगी जो वहाँ पर नज़र आती है, प्रतिबिंबित होती है, लेकिन उनकी जो शख्सियत है या तो बहुत ही मरियल किस्म की हो सकती है, और कभी कभी आदमियों के केस में इतने आदमी हैं तो मैं बोल भी दूं, कभी कभी थोड़ा उसमें बदमज़गी वाली बातें भी होती हैं। तो मिलकर ज़रूरी नहीं कि अच्छा लगे। तो अक्सर मुझको ये भी लगता है कि लेखक से ना ही मिला करो, कि उसके लेखन अच्छा लगता है तो उसको संभाल के रखो, वैसे रोल। लेकिन कृष्णा जी कुछ इस तरह की लेखक थी कि जितनी वो प्रभावशाली अपनी किताबों के भीतर से जो प्रतिभा झांकती थी वो उनकी शख्सियत में भी थी। तो लगता था कि मतलब कहाँ ये ख़त्म हुआ, कहाँ वो शुरू हुई, वो पता ही नहीं चलता था। तो उतनी ही गज़ब की असल में भी थी, और वो असल में भी कुछ इतनी आइकॉनिक थी कि जैसे कि हमारी जैसी हाड़ मास की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अलग ही तरह की वो शख्सियत। एक तो उन्होंने ज़िंदगी जिस तरह की देखी थी, बंटवारे के पहले का हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहाँ से लेकर आज तक, मतलब कुछ ही साल पहले वो गुजर गई, तो मोदी के ज़माने तक की में थी वो। तो उन्होंने इतना देखा था कि वो सब अपने में समेटा हुआ था। तो वो बिल्कुल एक पता नहीं क्या, वो खुद एक किताब थी, एक ज़बरदस्त किताब थी। तो उनसे मिलना, बस उनके सानिध्य से कुछ मिलता था। और बस मैं अपने को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे उनके संग 2-4 पल भी मिले। और रेत समाधि को वो बिल्कुल, मतलब हमेशा वो याद रखती थी और पूछती थी। और उन्होंने मुझसे कहा जब रेत समाधि आई, ये भी मैं अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि वो थी और पूरी तरह होशो हवास में थी जब ये किताब आई। तो मैं किताब घर में सबसे पहले अपनी माँ को देती हूँ और बाहर सबसे पहले कृष्णा जी को देती थी। तो कृष्णा जी को मैंने दी और उन्होंने बहुत खुश हुई और उसको पढ़ा और उन्होंने पहला रिव्यू इसका लिखा। हालांकि वो खुश नहीं थी उससे, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनको मुश्किल होता था लिखने में, तो डिक्टेट करके कुछ करवा रही थी। तो जिसकी आदत हो कि खुद सोच सोच के लिखे, अब वो बोल रही हैं और कोई लिख रहा है, वो चेक नहीं कर पा रही हैं, तो उस तरह से उन्होंने लिखा। लेकिन बहुत इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और अस्पताल में जब मैं उनसे मिलने गई, बिल्कुल उनके आखिरी दिनों में, तो तब उन्होंने मुझसे पूछा, जब आप समझिए शायद 3-4 दिन की मेहमान थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कुछ इस पे लिखा, लोगों ने कुछ बोला? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बोली कि फिक्र मत करो, ये बड़ी किताब है, क्या बात है, ये जल्दी इस पे कुछ नहीं होएगा, ये बड़ी किताब है, उनको सब्र आभास करो। हो चुका था। तो बिल्कुल उन्होंने इस तरह से मुझको इनकरेज किया और जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कृष्णा जी का हाथ मेरे सर पे होना। क्या बात है। तो आइए अभी हम बात करते हैं रेत समाधि की ही। रेत समाधि के लिए इन्होंने लगभग 6 से 7 साल काम किया है, शायद और ज़्यादा। तो सोचिए इतनी छन के हमको ये किताब मिली है। और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि ये 80 साल की महिला के ऊपर में केंद्रित ये किताब है, और ये वो तमाम भावनाओं और चीज़ों से वो गुजरती है और एट लास्ट वो सरहद भी पार कर जाती हैं, पाकिस्तान। तो मेरा बस ये पूछना है कि जब आप ये बना रही थी या आप लिख रही थी, तो आपको ऐसा लगा कि ये प्लॉट भी मतलब दर्शकों को पसंद आएगा या पाठक पढ़ेंगे? अब मैं आपसे जो बात कहूंगी आप लोगों को पता नहीं कैसी लगेगी, पर जब मैं लिखती हूँ तो मैं दर्शक पाठक किसी के बारे में नहीं सोचती, और मुझे किसी पाठक की रत्ती भर चिंता नहीं है, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि अगर हुई तो वो बराबर दखल देगा या देगी, मुझे बताने की कोशिश करेगी कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, अरे ये तो बहुत लंबा है, ये लोगों को नहीं ठीक लगेगा। वो तरह तरह की हिदायत देने की कोशिश करेगी और आपको किसी और की नहीं सुननी है उस समय। आप अपने साथ बिल्कुल अकेले होकर लिखते हैं। तो मुझे किसी पाठक के कोई किसी भी तरह की दरकार नहीं रहती है जब मैं लिखती हूँ, और बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि ये किताब, देखिए ये तो मैं जान ही नहीं सकती, मैं लेखक हूँ, मुझे क्या मालूम कि चीज़ अच्छी लगने वाली है या नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैंने रेत समाधि लिखकर सोचा कि ये बुकर वालों को पसंद आ जाएगी, तो उनको उसकी बुद्धिमानी को मैं क्या कहूँ, मतलब बुद्धि है कहाँ कि कुछ कहूँ, ये कहाँ से मैं जान सकती हूँ। मैं जिस समय लिखती हूँ मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ कि कोई कहेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, हो सकता है। ये तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, आपको इसका अंजाम नहीं मालूम है, आप सिर्फ सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरी प्रतिबद्धता से उसमें उतर सकते हैं। और आपको खुद पूरी तरह नहीं पता है कि ये क्या बनने वाला है। आपके हाथ में मिट्टी है, आप मिट्टी से कुछ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या मालूम कि बना पाएंगे कि नहीं और किस तरह की बनेगी। हम किसी का क्लोन तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे कि एक सामने रखी है सरस्वती की मूर्ति और हम उसको ही बस नकल करके उतार रहे हैं, वो तो हम कर नहीं रहे हैं। तो हमें क्या मालूम कि हम क्या कर पाएंगे। तो हमको पूरी तरह से असफल होने के लिए तैयार होना पड़ता है जब हम लिखते हैं। मैंने आपकी लेखन शैली काफ़ी अलग है। मतलब जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मुझे हर लेखक की लेखन शैली अलग ही होनी चाहिए और वो कोशिश भी यही करते हैं कि बिल्कुल अलग हो। जी जी जी। अलग कमरे में या एकाग्रता के साथ ही जब आप पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। एक चीज़ मैंने और देखा कि आपकी शैली ना काव्यात्मक ढंग से मतलब आप काव्यात्मक शैली का भी उपयोग बहुत करती हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आप कविताओं पे भी रुख करेंगी? मुझे तो मालूम नहीं, कोई मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ें आप गैर इरादे ये सब चीज़ें होती हैं। आपके अपनी अभिव्यक्ति आपके बार बार करने से, मेहनत से मंचती रहती है, अपना एक कोई स्वरूप बनाती रहती है। तो आप खुद नहीं जान सकते हैं कि वो आपको कहाँ तक ले जाएगी। आप अपने को सिर्फ दोहराएंगे या कुछ और भी कर पाएंगे। आप बस कोशिश करते रहते हैं और चीज़ आपकी अभिव्यक्ति उम्मीद है कि थोड़ी आप तराशते रहते हैं तो बनती रहती है उसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक मुझे वैसे तो मैं शायद पूछूं कि आपका पसंदीदा कौन सा है, तो ये अतिशयोक्ति होगी आपसे, मतलब ये पूछना सही नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि एक मैंने ना संयुक्त परिवार पे या परिवार वाला एक आपका बिंदु आया, उसे मैं पढ़ रही थी। इतना शानदार है वो, भाई बहन की इसमें बातचीत हुई है और वो इतनी अच्छे से इन्होंने वो शैली के बहाने या आपने उसे उकेरा है। तो मैं ये महाभारत और परिवार, जी जी जी, तो ये मैं आपसे थोड़ा सा सुनना चाहूँगी। तो इसमें परिवार को लेकर थोड़ा सा एक ब्यौरा है और परिवार में जो रोज़ की झकझक होती है उसके बारे में। और ये झकझक अक्सर सिर्फ छोटी मोटी झकझक रह जाती है, कभी कभी आप जानते हैं कि महाभारत भी हो जाता है। तो बस वो टुकड़ा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कहना चाहिए परिवार को जबकि कहते हैं महाभारत को कि जो दुनिया में वो उसमें और जो उसमें नहीं वो कहीं नहीं, कवि के तसव्वुर में भी नहीं। यानी भूला भटका आतंकवादी, गर्मा भरमा वामपंथी, नारीवाद और नारी, हरवादी और जीती हारी सब परिवार में, या महाभारत में जिसे जैसे रुचे पचे। महाभारत में दुनिया, दुनिया परिवार में, और इसलिए परिवार में महाभारत, जो रोज रोज के हंगाम, हर एक महाभारत। इसलिए परिवार के हर सदस्य को पता है कि जो मुझ में वो किसी में नहीं और जो मुझ में नहीं वो होने लायक नहीं। और ये कि मेरे पास दिमाग है, औरों के पास पैसा,
और ये कि मेरा फ़ायदा उठाया सबने, अब हम नहीं बाकी करें। और ये कि हम दूर रह के भी रहम दिल, तुम वहीं हो पर कितने बेरुखे। और ये कि हमेशा हम ही देते हैं और आप हमेशा लेते हैं। और वाह आपकी सूझ जिसमें आप तो मिलनसार, हम वही तो मतलबी यार। आप चुप तो विनयशील, हम चुप तो काइयाँ। आप करें सो शिष्टाचार, वही हम करें तो लल्लो चप्पो। आप कहें तो साफ गोई, हम कहें वही तो बदतमीज। हम पूछ लें तो अश्लील जिज्ञासा, आप पूछें तो हमदर्दी। हम करें तो हमारी सुविधा, आप करें तो आपकी कृपा। हम करें तो कंजूस, आप करें तो किफ़ायती। हम चुप तो घमंडी, आप चुप तो शर्मीले। हम तो बड़े सीक्रेटिव, पर आप तो बस रिजर्व्ड। और हमारे फैशनेबल कपड़े नकल, आपके ज़माने से कदम ताल। और हमारा गया तो ऐसा क्या बवाल, आपका गया तो लुट गए हाय हाय। और हमने किया तो क्या किया, और आपका इरादा वो भी किया। यानी हम वो जो हमने किया, आप वो जो आपने सोचा। और हमने कहा तो कटाक्ष, आपने कहा तो मजाक। और हमने अपनी बताई तो मियाँ मिट्ठू, आपने बताई तो सहज सत्य। और हमने पा लिया तो हथियाया, आपने पाया तो आपका अधिकार। और हमने कहा तो हमारा गुमान, आपने कहा तो आप तो हैं ही सही। और हम गुस्साए तो ह्यूमर की कमी, आप गुस्साए तो आत्मसम्मान। और हम कर गए तो कर्तव्य था, आपने किया तो बड़प्पन हुआ। और हम सफल तो आपका सहारा जो मिला, और आप असफल तो हमने अड़ंगे जो डाले। और जी हम रह गए तो हम काहिल, आप रह गए तो आप त्यागी। और जी हम न समझे तो पैदल, आप नहीं तो भोले। और जी आपको हमसे वैर तो हम इसी लायक, हमको आपसे वही तो हम ईर्ष्यालु। और हमने किया तो स्वार्थ, आपने वही तो परमार्थ। और गर हम न करें तो बेपरवाह, मगर आप न करें तो मजबूरी। और हमने जितना किया सो कम, आपने जरा भी सो ज्यादा। और हमारी नाक टेढ़ी तो बदसूरत, आपकी आंख टेढ़ी तो कलात्मक। और जी अपनी तस्वीर अच्छी तो फोटोग्राफर माहिर, आपकी अच्छी तो आप सुंदर। और जी हम गोरे तो छिली बटेर, आप सफेद तो आप तो विलायती लगें। हम काले तो बैंगन भट्ट, जबकि आप काले तो ब्लैक इज ब्यूटीफुल। हम मोटे तो खाऊ पेटू, आप मोटे तो रौनक चमक। हम दुबले तो सूखी लकड़ी, आप सीख तो सौम्य सजिल। और हम चलाएं एसी तो अय्याश, आप चलाएं तो सेहत नाजुक। हम पिए तो शराबी, आपने पी तो डॉक्टर की हिदायत। हमारी जबान अंग्रेजी तो शो ऑफ हम, आपकी तो शिक्षित आप। अच्छा आपकी जरूरत तो हम एक परिवार, हमारी जरूरत तो आप अलग और अकेले। हम शरीफ तो मुलम्मा, आप वही तो खानदानी। और जी आपका काम काम और हमारा काम तमाम। यस जी, नो जी, हम जी, तुम जी, और हम और तुम और तुम और हम और अम्मा। और इतना हमने किया और तुम साथ होके न देखते। और बेचारी बुढ़ा गई और पड़ी रही और अकेली और जानती भी नहीं क्या कर रही है। और नाम भी गलत सलत दे रही है और दिमाग पर है असर। और सब के सब दौड़ पड़े। शुक्रिया। जी, जब मैं कल पढ़ रही थी ना, तो मैंने 2 से 3 बार मैं फिर से जाती थी, फिर से पढ़ रही थी। फिर मुझे लगा कि ये जब ये पढ़ के सुनाएंगी तो जो आनंद आएगा वो तुलनीय है। चलिए, आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका हो गई हैं। तो क्या आप जी हिंदी भाषा जी 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 हिंदी लेखिका हो, तो क्या अब आप अपने ऊपर और कुछ दबाव महसूस करती हैं? किस बात का दबाव? मैं आपको जो बात पहले बोली मैंने वो फिर से मैं, कि आप पहले से तो जान ही नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। इस मिट्टी से आप कुछ गढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा बना पाएंगे, या असफल रहेंगे और आप कहेंगे नहीं बना और आप उसको एक तरफ कर देंगे और कुछ और करने लगेंगे। तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं है तो दबाव से आप क्या, ये बाहरी दबाव से आप क्या कर लेंगे? हुआ करे दबाव, उससे नहीं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी सच्ची
लेखक है, वो दबाव बाहर से नहीं आता है, वो भीतर से आता है। ये आपकी अपनी चुनौती है। आपको लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, आप लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, आप बनाना चाहते हैं क्योंकि आप इस तरह जुटे हुए हैं। आप इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि भाई बुकर मिला है अब मुझे डबल बुकर मिल जाए, इसलिए नहीं आप बनाना चाहते हैं। कुछ ना मिले, आप बनाना चाहते हैं। बहुत खूब जी। 5 का मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है। जैसे 5 उपन्यास आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 5 कहानी पुस्तक संग्रह प्रकाशित हो गई हैं। तो अभी नया हम क्या देखने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? 5 का सुंदर संयोग है तो वो सुंदरता तो खत्म होने वाली है क्योंकि छठा शायद आएगा अब। पर मैंने एक उपन्यास लिखा था कोविड के दौरान। उसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ और उसको लिख चुकी थी और मैं बहुत बार लिखती हूँ तो काफ़ी ड्राफ्ट्स उसके मैं कर चुकी थी। और फिर मुझे लगा था कि अभी उसको बाइंड भी करा लिया और अपनी मेज़ पे रख दिया और सोचा कि कुछ दिन बाद इसको एक बार पूरा पढ़ूंगी, देखूंगी कि कैसा लग रहा है पूरा, और तब दूंगी प्रकाशक को। तब बुकर मिल गया, तो तब से मैं जाके उसको पढ़ ही नहीं पाई हूँ। तो वो छठा लगभग तैयार है, जब पढ़ूंगी तो थोड़ा बहुत ज़रूर उसको करूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी ही, लेकिन अभी बहुत जल्द अब मिलने वाला है हमें, अगर मुझे थोड़ा अवकाश मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको उसके लिए। ऐसे तो मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, आपसे और बात करने का मन कर रहा है, लेकिन समय, हम कलम अपने समय अवधि से बंधा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि जो दर्शक हमारे बीच हैं, यदि उनके मन में, पाठकों के बीच मन में कुछ सवाल हैं तो अब हम वो सवाल ले सकते हैं। नमस्कार मैडम, आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। यहाँ पर एक कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, और इसको आप हिंदी में ऐसे ले सकती कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, अन्य जगहों पर भी ये होता है कि जब हमारे यहाँ किसी को बाहर से कोई पुरस्कार मिलता है, उसके बाद उसके बारे में देश के लोगों को जानकारी होती है, चाहे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर लें या फिर बुकर प्राइज की बात कर लें। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है यहाँ, कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या ये सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, या जिनको भी पुरस्कार देने हैं, बड़े बड़े पुरस्कार भारत में भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जब बाहर से कोई पुरस्कार लेके आता है उसके बाद ही उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसका जवाब कोई एक सीधा साधा नहीं है, इसमें बहुत सी बातें हैं। एक तो मोटा मोटी आपकी बात सही है, हम लोग बहुत मानते हैं, अगर खासकर अगर पश्चिम से, मेरी ये किताब पश्चिम से और वो भी अंग्रेजी दुनिया से, और फ्रांसीसी में मेरी किताब आई, अंग्रेजी के पहले किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी का उस तरह से सारे में फैलाव नहीं है, जबकि अंग्रेजी का है। अब अंग्रेजी का जो प्रभुत्व है उसको हमें जानना और पहचानना है, और उसके इसमें जो दिक्कतें हैं वो भी हमें ही समझनी है। हम ही ने उसको वो जगह दी हुई है और माने हुए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आप ये भी मान लीजिए कि देखिए, कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं, और ये मैं आपसे बहुत विनय के साथ ये बात कह रही हूँ, कुछ पुरस्कार वो अपनी विश्वसनीयता उन्होंने ऐसी बनाई है कि साल दर साल वो पुरस्कार जब आ जाए तो लोगों को लगता है कि नहीं, उधर तो हमको देखना है एक बार। तो बुकर है ऐसा एक पुरस्कार। आप उसका प्रोसेस भी आप देखिए तो किस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं। एक ये हो गई। पर एक बात और है, और अब मैं आपसे वो जो नेगेटिव बात है, वो जो आप जो बात कह रहे हैं वो कह रही हूँ। हम लोग इतने ज़्यादा सेलिब्रिटी और हाइप वाले दुनिया में आ गए हैं कि जब शोर मचता है, जब चीज़ जो है वो ऐसे बाजार में उसको ऐसे चमका के सामने रखा जा रहा है, तो सब लोग उधर देखने लगते हैं। तो ये तो है हम लोगों की बीमारी। पर हम लोगों को खुद ही अपने से ये बात पूछनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, ये कोई मेरी यूं ही कोई एक बहुत ज़्यादा मैं विनय दिखा रही हूँ, वो बात नहीं है।
अगर मेरे पे प्रकाश आ गया बुकर का तो मैं अकेले खड़ी हूं ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पूरा साहित्यिक संसार है जिस पर कि प्रकाश पड़ा है, तो हम लोग क्यों सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं उसके अगल बगल, इसके पहले, इसके पीछे क्यों नहीं हम देखते हैं? तो हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो हमको भी समझना चाहिए कि सिर्फ वो चीज़ लोग जाके पढ़ते हैं, नोबेल प्राइज विनर को जाके पढ़ते हैं, बुकर प्राइज विनर को जाके पढ़ते हैं, और न जाने कितनी किताबें रखी हुई हैं जो उतनी ही अच्छी होंगी या उससे बेहतर होंगी। हम लोग नहीं खोजते हैं, नहीं जाकर उसको परखने की कोशिश करते हैं। हम तो चाहते हैं ना हमको कोई बता दे। मुझसे कोई कहता था पहले कि एक बार किसी ने सवाल पूछा तो मुझे याद है बनारस में, उसने कहा कि विलियम डैलरिम्पल की वाइट मुगल्स, या क्या है, वाइट मुगल्स है शायद, कि वाइट मुगल्स तो हम जानते हैं, हम, मेरी पहली पुस्तक है माई, पहला उपन्यास मेरा। उसने कहा कि हम माई को क्यों नहीं जानते हैं? तो मैंने कहा तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो जैसे ये मेरे पे कोई लांछन है और इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। शायद इसके लिए तुम जिम्मेवार हो कि तुम देखते उसी को हो जो अंग्रेजी में है और विलियम डैलरिम्पल वाले बाजार में है। तुम बनारस में हो, हिंदी गढ़ में हो, और तुम नहीं जाके देखते हो कि हिंदी में क्या है। तो ये तो तुम्हें अपने से पूछना है, मेरे से क्यों ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि ये मेरी कोई गलती है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, बहुत सी बातें इसमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको बाहर से पुरस्कार नहीं मिला है उनको नहीं पहचाना गया है, ऐसा भी नहीं है। सीमित पहचान हो सकती है, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ जो हुई हैं वो पहचानी गई हैं। भाई हमारे ही वक्त में आप श्रीलाल शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, ये सारे लेखक हैं, आप इनकी बात करते हैं। प्रेमचंद, जैनेन्द्र, ये सब बाहर से नहीं उनको पहचान मिली है, लेकिन हाँ अंग्रेजी की दुनिया की ये जगह है तो एकदम से एक चकाचौंध हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, किताब अच्छी है तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि शायद 5 ही लोग पहचानेंगे, 500 साल बाद पहचानेंगे। ये सब चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। अब कोई खुशनसीब है कि किसी ने थोड़ा शोर मचा दिया तो ज़्यादा लोग देखने लगे। माइक ले लीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको रूबरू देख के, क्योंकि शायद ज़िंदगी में इतनी बड़ी साहित्यिक हस्ती को आमने सामने देखा है। और आप जो बात कह रही थी उससे मुझे इस बात का तो अंदाज़ा हुआ है कि आप औरतों को बहुत हिमायत करती हैं, औरतों की। मैम, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो कृतियाँ हैं वो सचमुच अद्भुत हैं, लेकिन हम क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को साहित्य लेखन की तरफ लाया जा सके? क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक भ्रांति रहती है कि जो साहित्य लेखन करते हैं वो जीवन से थोड़ा हट के लोग करते हैं या सामान्य जीवन वाले लोग नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी कोई एकेडमी हो या आप लोग जैसी शख्सियत कुछ आगे बढ़ के इस दिशा में कुछ कर सकें। थैंक यू। अब आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कही हैं। एक तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे जैसे लोग अकेले कर सकते हैं, ये तो हम सबको मिलके करना होता है। और बात ये नहीं है कि लड़कियों को साहित्य लेखन की तरफ बढ़ाया जाए। असल बात तो ये है ना कि सबको मौके मिलें, शिक्षा मिले और अभिव्यक्ति का मौका मिले, फिर वो अपने चुनाव वो खुद करेंगे कि किस तरह उन्हें करना है, साहित्य लेखन से करना है, किसी और तरह से करना है। इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर बने, पर ये मौका तो सबको मिले। तो उसके लिए तो अकेले मैं क्या कर सकती हूँ? हमको सबको मिलकर, मतलब पूरे समाज को, और समाज जिन लोगों को वहाँ ऊपर बैठा देता है उनको ये तो मिल के हमको करना पड़ेगा कि सबको बराबर के सुविधाएं मिलें पढ़ने की और कुछ करने की। और आप जो कह रही हैं, अभी आपने कौन सी बात कही थी कि एकेडमी वगैरह, मतलब एक एकेडमी थोड़ी, मतलब इस तरह हमारे जो शिक्षा संस्थान है उनको अच्छा होने की ज़रूरत है, उनमें हमें कुछ
सबको काम करने की ज़रूरत है और हम सब इसमें मिले हुए हैं। लेकिन आपने एक और बात अभी कही थी कि औरतें, क्या आपने कहा था ये आखिरी बात, कि बहुत ही कम कैरियर ऑप्ट करती हैं, चुनती हैं, लेकिन इस तरफ जाने के लिए बहुत सारी लड़कियां तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ कुदरती तौर पे ऊपर वाला जिसको नवाजता है वो ही करता है। हाँ, ठीक है। देखिए, ये बात सही है। आज की जो दुनिया है, खासकर आज की दुनिया, उसमें जो हमारी नज़र किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की वक़्त, किसी चीज़ के महत्व की है, वो इससे तय होती है कि उसका फौरी असर या फौरी इस्तेमाल, या फौरी भी नहीं तो लंबा इस्तेमाल भी कितना हमें दिखाई पड़ता है और हम उसको तौल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग का दिखाई पड़ता है, डॉक्टर का दिखाई पड़ता है, जो कलाकार है उसका नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम कलाकार और साहित्यकार को वो दर्जा नहीं देते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, थोड़े सनकी लोग हैं, थोड़ा अलग थलग पड़े रहते हैं, उनको पड़ा रहने दो और करने दो जो कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ जाता है कभी कभी उनकी चीज़ पढ़ के, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं कि ये किसी काम के हैं। तो इसीलिए फंड्स वगैरह, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में आप पाएंगे। अफसोस की बात है कि वो लगता है कि न्यूक्लियर आर्मामेंट के लिए फंड्स इतने निकाले जाएंगे, लेकिन साहित्य और कला के लिए नहीं। और फिर ये भी कहा जाता है ना कि साहित्य कला, इसको तो आप मतलब एक पेड़ के नीचे भी जितनी मुसीबत होगी, जितनी मेहनत होगी, उतना ही अच्छा आप कुछ कर लेंगे। तो झोपड़ी में रह के पेड़ के नीचे बैठकर आप उसको काम करिए, आपको इतनी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारी एक नज़र है जो हमको बदलने की ज़रूरत है कि हम इस्तेमाल किस चीज़ को कहते हैं, फ़ायदा किस चीज़ को कहते हैं। हम लोगों ने समझा नहीं है कि साहित्य और कला क्या करता है, किस तरह लोगों को जोड़ता है। आप ये देखिए कि जहाँ आपकी भी गोष्ठियों में आप देखेंगे कि प्रेम मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं, संवाद होते हैं। ये सब चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों की अहमियत नहीं समझेंगे, इनको बेकार की चीज़ें समझेंगे, कोई कहता है कि इतना टाइम लगा रहे हैं, मैं आपको जो कहना है जल्दी से कहिए, तो आपको यही नहीं समझ में आया कि नहीं, धीरज का भी कोई मतलब है, ठहराव का कोई मतलब है। तो जब तक हमको ये वाली संवेदना हमारे भीतर, ये वाला विवेक हम में नहीं जागेगा, तब तक हम नहीं देंगे साहित्य और कला को वो जगह। और वो हमको सबको मिलकर करना है, हम सबको मिलकर समझना है कि ये सिर्फ खेल की वस्तु नहीं है। और खेल बहुत बड़ी चीज़ है, खेल के ज़रिए बहुत चीज़ें होती हैं। तो खेल के साथ साथ ये और कितने काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने टॉम ऑफ सैंड पहले ले आई और मुझे तब रेत समाधि मेरे पास नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन मैंने वो पढ़ना शुरू किया। तो 700 पेज की किताब देखकर पहले मुझे लगा कि मुझे बहुत मोटी किताबें देख के ही थोड़ी सी तकलीफ होती है कि उसको कैसे एंड तक पहुंचेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि आपके चैप्टर्स बड़े छोटे छोटे से हैं और हर चैप्टर के बाद जो दूसरा चैप्टर है उसका जो कनेक्टिंग पार्ट है, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट जगा देता है वो, कि आप एक छोटा पढ़ के, मतलब वो बड़ी किताब धीरे धीरे उस चैप्टर्स में बढ़ते बढ़ते बड़ी आसानी से आगे बढ़ती है। तो उसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगी। और दूसरा एक बात मेरे मन में उठी, एक इच्छा मेरी जानने की कि ये प्लॉट कैसे मिला आपको, मतलब स्त्रियों की संभावनाओं पे आपका जो दृढ़ विश्वास है वो तो मुझे दिखा उसमें, कि कितनी भी कंजर्वेटिव फैमिली हो, संयुक्त परिवार हो, पितृसत्तात्मक समाज हो, लेकिन उसके बाद भी स्त्री के अंदर कुछ ऐसी संभावना है जहाँ पे आप उसको एयर, और उसके रूप में आपने उसको डिफाइन किया है कि इट्स विंड एंड एयर। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन भी है। मैं अभी जब हिंदी का सुन रही थी तो मुझे लगा कि जिसने भी अनुवाद किया है वो एक बहुत सुंदर ढंग से, कम से उन भावनाओं को उस ढंग से लाने में वो सक्षम रही हैं। तो वो मैं जानना चाहूँगी कि प्लॉट कि 80 साल में भी कोई महिला कैसे अपने अंदर जो छुपी भावनाएं उनके लिए इतना जागृत होकर आगे बढ़ सकती है।
नहीं, प्लॉट वगैरह कहाँ से आते हैं? चारों ओर से ही आ रहे हैं। तो हैं ऐसी औरतें, ऐसे आदमी जो उम्र दराज होने के बावजूद आप उनमें देख सकते हैं कि जीजी विशा कैसे है और कितने जिंदा दिल हैं और जी रहे हैं। कृष्णा सोपती ही हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है कि बिल्कुल मैंने बताया, मैं आखिरी दिनों तक उनके पास जाती थी। वो वहाँ अस्पताल में मजाक करती थी, एकदम तकलीफ़ में है, उनको यहाँ पे भर जाता था बलगम और बहुत तकलीफ़ होती थी, दर्द भी होता होगा जो सब लोग नहीं समझते थे। तो कहती थी, हंसती थी, कहती थी कि फ़्लाइट जो है मेरी बहुत डिले हो गई है, तो बस इंतज़ार कर रही हूँ। तो अपना भी मजाक करती रहती है। तो लोग ये सब चारों ओर हैं, यहीं से तो प्रेरणा आती है। अब वो मैंने प्लॉट सोचकर प्लॉट नहीं, मैं ऐसे नहीं तैयार करती हूँ कि ये प्लॉट है इस किताब का और ऐसे करेंगे। मैं बस कोई किरदार, कोई शुरुआत मुझको प्रेरित करती है और मैं चल पड़ती हूँ, कहानी बनती जाती है। लेकिन ये सब मेरी दुनिया में है। और आपने कहा कि औरतें जो हैं कुछ भी कर सकती हैं, तो औरतें ही नहीं, कोई भी, आप कहीं भी कितनी भी उत्पीड़न की वो शिकार हों और कितना भी कोई समाज तानाशाही वाला भी हो, लोग उसमें यही तो कर रहे हैं, वो अपने जीवन में रास्ते ही तो निकालते रहते हैं। आप तरह तरह से लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो वो जो है रास्ते निकालते रहते हैं, उसी वो गाने बनाते हैं। वो गुलाम थे अमेरिका में, अफ्रीका से जो कालों को पकड़ के ले आए, और वो पूरा उन्होंने म्यूज़िक वहाँ पर अपना काम करते करते उन्होंने तैयार कर दिया, जो आज इतना मशहूर है उनका ब्लूज़। तो ये तो शायद बस इंसान की प्रवृत्ति है, वो पहचाननी है हमें कि वो हमेशा रास्ते निकालेंगे। वो हमेशा अपनी कल्पना शक्ति से और अपने जो उनके भीतर जो आत्मा, उनकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, उसको सुनेंगे और वो खोजेंगे किस तरह से करें। मरेंगे भी, बहुत तकलीफ़ें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो निकालेंगे रास्ते और करते रहेंगे। वहीं से ये 80 साल इन्होंने, किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने लिखा कि एक शायद अखबार में आया था कि कोई 80 साल या 90 साल की रेत समाधि आ चुकी थी और काफ़ी मशहूर हो गई थी। तो वो गई पाकिस्तान अपने पुराने घर, उन्हें जाना था कि मैं मरने से पहले जाना है मुझे। तो उसकी पूरी रिपोर्ट पेपर में थी। तो किसी ने मुझको भेजा कि ये रेत समाधि पढ़ के वो चली गई क्या? तो मैंने कहा नहीं, इस तरह की औरतें हैं, इसलिए रेत समाधि में ऐसी औरत आ गई। मैम सात्विक श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आपके हिसाब से न्यूक्लियर फैमिलीज में जो पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज रहती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज न्यूक्लियर फैमिलीज में कम हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? अब आप मुझे इस चीज़ का एक्सपर्ट क्यों समझ रहे हैं? लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी न्यूक्लियर फैमिली नहीं आई है। हम लोग अलग अलग ज़रूर रहने लगे हैं, और एक ये विचार हमारे मन में आ गया है कि पहले की तरह जॉइंट फैमिली, एक छत के नीचे सब लोग नहीं रह सकते। इकोनॉमिक्स भी ऐसी हो गई है कि आसान नहीं रहा है, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी संयुक्त परिवार वाली है। तो उससे नई मुश्किलें पैदा हुई हैं, क्योंकि पहले कम से कम एक छत के नीचे थे, वहीं पे प्रेम, झगड़ा, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से अलग होना, सब वहीं हो रहा था। अब वो एक अमेरिका में बैठा हुआ है, वो वहाँ से फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके, वहाँ से कुछ डॉक्टर का इंतज़ाम करके कुछ कर रहा है, एक कहीं रायपुर में बैठा है और दिल्ली में किसी की देखभाल कर रहा है। तो संयुक्त परिवार इस तरह तो फिजिकली तो बंट गए हैं जी, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली वाला सोच अभी नहीं आया है हमारे यहाँ। और मुझे लगता है कि हम लोग देखिए हमेशा ढूंढते हैं कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है अच्छा जीवन जीने के लिए।
और वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ भी हमको सोचना पड़ता है। पुराने ढंग से संयुक्त परिवार नहीं चलेगा शायद, उस तरह से एक वो पुरुष सत्ता पितृसत्ता जिस तरह से थी वो शायद अब नहीं चलेगी, वो हम चलने भी नहीं देंगे, है ना। तो फिर अब उस तरह से तो हो नहीं सकता है कि आप पहले की तरह उसका संचालन बोले, तो कैसे होगा। कुछ नए मूल्यों के साथ लोग साथ रहेंगे। अब वेस्ट में उन्होंने ओल्ड क्या बोलते हैं, होम्स फॉर द एजेड एल्डरली शुरू कर दिए थे कि वहाँ जाके सब रहेंगे। अब बहुतों को ये एहसास हो रहा है कि अच्छा नहीं है, तो घर तो नहीं वापस ला पा रहे। बहुत से लोग ये भी कोशिश करते हैं कि साथ में रहें, पर ये कोशिश ज़रूर होती है कि उनको सिर्फ होम में ना डाल दे, और तरह से कि वो यंग एंड ओल्ड मिल के रहें जी। कि ये नहीं कि अब आप बस वहीं पे डाल दिया, वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि अब दिन हो गए पूरे, अब समाज के लिए जो हमें करना था हम कर चुके, अब बस रुके हुए हैं कि गाड़ी वो बुलावा आ जाए और फ्लाइट आ जाए हमारी। तो ये सब, इस सबको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आज के जो दुनिया है उसमें कैसे हम साथ भी हो पाएं और एक दूसरे पे बोझ ना बने। और ये गीतांजलि श्री इसका नुस्खा आपको नहीं दे सकेंगे। जी, थैंक यू। मैम, मैं प्रदीप पांडे बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा प्रश्न एक्चुअली प्रश्न नहीं है, एक चिंतन है। चूँकि आप हैं, हमारे कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार लोग हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ ये बात बोलनी चाहिए। वास्तव में हम देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि समाज को सोचना है कि साहित्य के महत्व क्या है और उसको कहाँ पर होना चाहिए, ये तो सोचने का काम समाज का है। दिक्कत ये है कि समाज ये सोच क्यों नहीं पा रहा है, और क्या इसके लिए हमारी शिक्षा जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। क्योंकि शिक्षा में कहीं पर भी ये बात नहीं आ पा रही है कि वो साहित्य को समझे। हमारे आप स्कूल बुक्स वगैरह उठा के देख लीजिए, वहाँ प्रश्न भी ऐसे रहते हैं कि लहना सिंह कौन था। लहना सिंह चाहे कोई भी था, उस कहानी से तुमने क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रश्न आते हैं कि लहना सिंह कौन था, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी एक दिक्कत कि अभी ये रील्स के ज़माने आ गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग किताबों की ओर, किताबों से दूर जा रहे हैं। और एक बड़ी समस्या हमने देखा है कि जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी हमको बताती है कि अब आप पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, उसी दिन से हम पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। ये समाज की यही व्यवस्था है आज की स्थिति में। तो ऐसे में हम अपने युवा जो वर्ग है उसको किताबों की ओर कैसे लेकर जाएंगे, ये चिंतन का विषय हो सकता है। और इस पर अगर आप कोई अपने अनुभव बताना चाहें तो वो मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू। नहीं, अब आप इसके अगर मुझसे दवा नहीं पूछ रहे हैं तो ठीक है, अनुभव पूछ रहे हैं तो अनुभव तो बहुत है। मैं तो कह ही रही हूँ आपसे कि लेखक को लोग, कलाकार और लेखक को बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं ज़्यादातर, और एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखते हैं। और अगर ये मानते हैं कि वो कुछ सिखाएंगे तो वो भी एक बहुत ही ऊपरी किस्म की सीख कि वो सिखा देंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। पर ये कि वो आपको अपने भीतर गहरे उतरने का जज्बा आप में जगाएंगे कि आप कुछ चिंतन मनन करें, आप जो कुछ आप मानते रहें उसको फिर से नई नज़र से देखने की कोशिश करें, परखें, ये सब चीज़ें करें। वो नहीं, लोगों के पास वक्त नहीं है। और असल में यही है कि आज जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का विकास हो रहा है, उसमें वक्त की बहुत कमी हो गई। तो लोगों को कोई भी चीज़ जो बहुत वक्त मांगती है वो बेकार लगती है। फिर भी मैं कहूँगी कि है अभी ऐसी एक बिरादरी जो समझती है कि थोड़ा रुककर, ठिठक कर चीज़ों को देखना है, सुनना है। संगीत सुनना है तो आपको रुकना पड़ेगा, आप भागते हुए नहीं सुन सकते हैं। और आपको कुछ भी, आपको सूर्योदय अगर देखना है तो आपको चुपचाप बैठकर उसकी तरफ देखना पड़ेगा।
तभी वो आपके भीतर तरह तरह से उसमें जितने रंग हैं, उसके जितने जो तेवर है, उसके जो कविता है, वो तभी आपके भीतर जाएगी और आप में से फूटेगी, और ये आपको बेहतर इंसान बनाएगा। तो ये चीज़ अभी एक बिरादरी है जिसको इस सब में आनंद आता है, और आनंद को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं जोड़ रही हूँ। जब तक ये बिरादरी है, उम्मीद है, तो मुझे अभी उम्मीद है। और मुझे हार्दिक खुशी है कि आप बिलासपुर में हैं, क्योंकि मैं श्रीकांत वर्मा पीठ के एक आयोजन में आपको बुलाना चाहता था, सुधीर जी को। जी, और मेरी उस एक पूरा सत्र ही हम रखना चाह रहे थे उपन्यासों पर, जिसमें अलका जी, खालिद साहब और आप। मेरी चाहने से नहीं हुआ, लेकिन आज आप आई, इसकी खुशी है। नहीं, मैं बिल्कुल बस इसीलिए नहीं आई थी कि मैं शायद होने नहीं, बिल्कुल असंभव था, वरना मैं जरूर। मैं समझ सकता हूँ, समय की व्यस्तताओं को भी समझ सकता हूँ। मैंने आपसे मेरी एक मुलाकात है सन 2000 की। कथा संस्था का एक पुरस्कार मेरी कहानी को मिला था 2000 में। उसमें आपने कवि कृष्णा जी पर एक व्याख्यान दिया था। अच्छा। और आप इतनी तन्मयता से थी कि आपके हाथ में जो पेन था वो पीछे फिक के बॉल में जाके टकराया था। वो संस्कृति जी, ग्राम कुछ था। तो वो आवेग जो आपको कृष्णा जी को लेके उस समय था, वो सतत रहा, और आपकी भाषा में भी है और इस समर्पण में भी है आपके। तो वो मैंने आज देखा, महसूस तो उसी दिन से किया था। और 2-3 जिज्ञासाएं ये हैं कि एक तो हम भाषा का खेल तो होता ही है, रचाव तो होता ही है, लेकिन कथ्य भी डाइल्यूट होता है उस खेल में कई बार। तो वो विकट संतुलन है, वो हर लेखक अपनी अपनी तरह से जूझता है। तो इस रेत समाधि में ये अब एक पाठक की स्थिति में भी आप आ गई हैं, इतनी वर्ष हो गए हैं, 6 वर्ष। तो एक लेखक की कोण से भी और एक पाठक के कोण से भी वो स्थिति कहाँ कुछ आपको ऐसी लगी जहाँ थोड़ा सा संतुलन दाएं बाएं हुआ है, मतलब जी, बस आपकी उसमें मैं रचना प्रक्रिया के उस मूल मर्म को जानने के लिए। देखिए, ऐसा दावा तो मैं कर नहीं सकती कि हर तरह से या किसी भी हाँ, या बिल्कुल कोई परफेक्शन मैंने वहाँ पे पा लिया हो। एक कोशिश करती रही हूँ, पर आप जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पुट है कि कुछ मुश्किलें इससे पैदा होती हैं। अब मैं इस पर यह कहूँगी कि न जाने कितने पाठक हैं जिनको ज़रा भी मुश्किल नहीं पैदा हुई, जिनको उस सारी चीज़ में बहुत मज़ा आया है, और उनको उसी में मज़ा आया है कि जिसको आप कह रहे हैं, आपने क्या कहा कि कभी कभी नहीं, मैं है ना पाठक के उसमें नहीं, आप ही के लिए दोनों हैं। वो तो मुझे भी बहुत आनंद आया, क्योंकि उसमें प्रवेश करने के हर कहानी के कोण आपके अपने हैं। तो जब हम उसको सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अभ्यस्ती है उससे भिन्न है आपका गद्य, है ना, तो उसमें हमें आनंद आता है। वो बिल्कुल समस्या नहीं है। मैं तो आपका जो संकट रहा हो ये मतलब पाठक के रूप में, रेत समाधि के, और एक लेखक के रूप में। हाँ, तो लेखक, देखिए लेखक एक तरह से पाठक भी है ना, बराबर। तो मैं जब लिख रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी कोशिश जानती हूँ। मैं अपने लेखन को मुझे लिखने में ज़रूर मज़ा आया है, लिखने में तकलीफ भी हुई है बहुत बार, और लिखने में बहुत बार चकित भी हो गई हूँ, जो मैं समझती हूँ कि वो मेरे किए नहीं हुआ है। बहुत सी चीज़ें वो कहीं अवचेतन में कहाँ से ऑस्मोसिस से मेरे भीतर पक रही होंगी, वो कहाँ से आ गई, और मैं भी जो हूँ देख रही हूँ कि अरे ये हुआ कैसे। जैसे कौओं का आना, मैंने नहीं पहले से सोचा था, फिर मैं भी दंग हूँ कि ये कौवे कहाँ से आ गए। अब
होता है, कौवे आते हैं हमारे यहाँ, बालकनी पे आके बैठ जाते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं, उनसे आंख मिलाती हूँ, सोचती हूँ उनका कैसा एक्सप्रेशन है, ये क्या हो रहा है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और फिर वो पूरा एक थिएटर वहाँ हो गया। तो ये चीज़ तो मेरे लिए भी होती चली जा रही है। मुश्किलें मुझे कौन सी आई हैं और आनंद कहाँ आया है, मैं ऐसे अलग अलग करके आपको नहीं बता पाऊंगी। हाँ, बस यही कह सकती हूँ कि इसको लिखने के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत परेशान हो गई हूँ। जैसे मुझे मैं भी कहानी और कविताएं करता हूँ, उसमें मैं मेरी कहानी को ही उस वर्ष कथा सम्मान मिला था 2000 में, रेलगाड़ी वाली होती। तो लेकिन मुझे बाद में पता चलता कि यहाँ हम भाषा के खेल से यहाँ थोड़ा रस लेने लगे थे। वो बाद में अगर अब फिर उसको लिखूंगा तो उसमें थोड़ा सा और बेहतर संतुलन आएगा, ऐसा मुझे अपने लेखक की बतौर लगता है। अच्छा, तो मैं उस तरह से शायद सोच ही नहीं पाती हूँ। और मुझे ये भी बहुत लगा है शायद कि हम लोगों ने भाषा को सिर्फ शब्द बना दिया है। हम समझते हैं कि भाषा का मतलब है शब्द और उनके मायने, और मुझको लगता है कि भाषा का मतलब वो जो नहीं लिखा है वो भी है, भाषा का मतलब ध्वनि भी है, भाषा का मतलब बहुत और चीज़ें जो शब्द नहीं है वो है। तो मुझे लगता है कि मैं उसके संग बहुत चलने लगी हूँ। हाँ, ये तो इस उपन्यास में हाँ, भी है। और वो उसमें कहाँ मेरे, अब देखिए ये आप वजन सही है कि नहीं, वो एक इंट्यूटिव एक आपके भीतर तराजू होता है, वो समझाता है। तो वो अब मैं उसका पूरी व्याख्या करके मैं नहीं आपको बता सकती। थैंक यू। एक जगह आपने रेत समाधि में लिखा कि हर जगह का एक खुलापन होता है, कहीं भाषा का, कहीं कपड़ों का, कहीं हंसी का। तो जब ये वाली भाषा में जिस में लिखा, पहले भी आया, कृष्ण बलदेव वैल जी के साथ आया, विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ आया, तो उस भाषा के साथ तरलता के साथ आगे बढ़ना एक अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। तो बहुत मतलब सटीक अनुभव रहा, बल्कि मैं तो प्रेरित भी हुआ कि हम भी कुछ आगे जाके इसमें अपने प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसकी स्वीकृति बढ़ी, आप दोनों के पुरस्कार से बढ़ी, आप वाले से भी और विनोद शुक्ल जी वाले पुरस्कार से भी। तो इसमें मेरे को तो ये उचित लगा कि हम इसमें दखल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनोटोनस ब्रेक भी होता है। और उसके अलावा ये बात भी आने को मेरे को लगी कि अगर हम भाषा की ध्वनियों को संकेतित ना करेंगे तो जो बात अभी आपने बोली कि शब्द ही फूटते चले जाएंगे, तो ये बात तो मेरे को पूरी तरह से लगी। मेरे को माई में भी ये बात लगी थी, इसमें भी लगी, उसमें भी लगी थी। तो मेरा आकलन तो इस तरह से है, मेरा आकलन तो इस तरह से। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस भाषा में कैसे प्रवेश की। ये सवाल मतलब मैं शायद पहले भी पूछा जा चुका होगा। नहीं, मैं देखिए चूंकि मैं अपनी उस तरह से अपना विश्लेषण नहीं करती हूँ, तो मेरे पास इसके कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि देखिए, मैं जिस दुनिया की हूँ, जिस समाज की हूँ, यहाँ पे तो ओरल कल्चर इतना ज़बरदस्त रहा है कि मतलब मेरे से पहले से भी वो मेरे खून में आया होगा, और बचपन से तो मैं देख ही रही हूँ। तो हम लोग भूल गए हों, भले ही हम सोचने लगे हों कि भाई द नॉवल इज़ अनदर फॉर्म, और नॉवल ऐसे लिखना होता है, ऐसे शुरू करो, ऐसे मध्य में आओ, ऐसे अंत में आओ। लेकिन हम पले बढ़े तो बिल्कुल एक दूसरे विधा के साथ हैं, या कम से कम उस विधा के साथ भी वो हमारे लिए, जैसे पश्चिम में ओरल ट्रेडिशंस जो हैं वो बीती बात हो चुकी है। हमारे यहाँ तो है, अभी भी हर त्योहार के साथ हमारे जुड़े हुए हैं, जितने वो रामलीला वगैरह सब में जिस तरह से होता है। फिर हम जो बचपन में अपने वो कथा वथा सब सुनते आ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं तो इसने भी मेरे चेतन अवचेतन को बनाया होगा। तो एक तो वो हर हालत में मेरे पे इसका बड़ा असर रहा होगा, और दूसरा मैं समझती हूँ कि मेरा थिएटर से चूंकि थोड़ा
रहा है राब्ता, तो मैं अपने को बहुत फॉर्मली थिएटर वाली नहीं मानती हूँ, लेकिन एक इस ग्रुप के साथ मैंने काफ़ी काम किया है और मैं स्क्रिप्ट्स तैयार करती हूँ इनके साथ। तो वहाँ मैंने शायद ये सबसे बड़ा जो सबक सीखा वो यही था कि सब चीज़ शब्द में ही सीमित नहीं होती है। आप कहाँ पे उसको काट दे रहे हैं, तो वो जो चुप की जो ध्वनि है, अगर आप पूरा वाक्य बोल देंगे वो चली जाएगी। आपको कहीं अचानक अगर आप उसे काटते हैं तो दूसरी तरह का एक उसमें दूसरी तरह की गूंज अनुगूंज पैदा होगी। ये सब मैंने शायद थिएटर से सीखा। तो मैं कयास लगा के आपको बता रही हूँ कि दूसरे तरह के अभिव्यक्तियों को मैं देखती रही हूँ, सुनती रही हूँ, और शायद घुट्टी में भी मुझे मिली हैं, उनको भी मैं इसमें अपने लेखन में लाती गई। क्या बात, शुक्रिया। इतना शानदार सत्र चल रहा है, इतनी शानदार सार्थक बातें हो रही हैं कि मुझे बीच में काटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपनी समय सीमा से बंधे हुए हैं। तो हम अपने कार्यक्रम के लास्ट पड़ाव पे हैं और मैं चाहूँगी डॉक्टर अनुपमा सक्सेना मैम को यहाँ पे बुलाऊंगी और वो आएँ और आज की शाम को यादगार बनाने के लिए हमारे लेखिका गीतांजलि जी को स्मृति चिन्ह दें। ये गाथा वर्क है मैम, ये जयपुर का है। हमारे भी छत्तीसगढ़ की जो कोसा और जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं हथकरघे, ये हम दूसरे प्रांत में भेजते हैं, दूसरे प्रांत का हम यहाँ पे मंगाते हैं। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की बहुत बड़ी खासियत है जो वो मेंटेन कर रहे हैं। अब हम अपने इसके अंतिम पड़ाव पे हैं, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अभिजीत तिवारी जी को इनवाइट करूंगी। घोषणा करने का दुस्साहस मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि सत्र इतना सारगर्भित और सरलता और सुगमता से चल रहा था, मैं बाधा उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं कर पा रहा था। लेकिन चूंकि कलम की एक रूपरेखा है, उसके भीतर जो है आभार व्यक्त करना आवश्यक है, तो मैं संयुक्त रूप से प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, एहसास वुमन एवं हमारे मीडिया पार्टनर नई दुनिया की ओर से आप सभी साहित्य प्रेमी की नगरियों के सभी पाठकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर पे हमारी आज की मुख्य आकर्षक गीतांजलि श्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज अपना बहुमूल्य समय लेके हमारे बीच उपस्थित हैं, और जो शेष बातें छूट गई हैं उसको आपके आगामी अंक के साथ एक बार पुनः चाहेंगे कि आप आएं बिलासपुर में, हम सबको मौका दें इस कलम के माध्यम से। धन्यवाद। जरूर जरूर आपको फिर से हम बुलाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास कुछ गीतांजलि जी की लिखी हुई कृति है, रेत समाधि, जिसे बुकर अवार्ड मिला है। आप सबसे अनुग्रह है कि आप एक एक करके आएं और इनसे साइन करा के आप लेते जाएं।